गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग अब्यूज़ क्या है, उसके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ें। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़ को हम लोग थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ ड्रग सच एज अल्कोहल, नार्कोटिक्स, कोकेन एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी तरह का ड्रग जैसे कि अल्कोहल होता है, नार्कोटिक्स होता है, कोकेन होता है, उसका एक्सेसिव यूज़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना, उसको कहते हैं ड्रग अब्यूज़। These drugs are used without medical justification. In other words, it can be said that when the drugs or alcohol are used for the purposes other than those for which they are meant to be used or in excessive amounts, मतलब जिस पर्पस के लिए ये ड्रग्स बने हैं उस पर्पस को के लिए नहीं यूज़ करके किसी अन्य पर्पस के लिए यूज़ करें तो उसको ड्रग्स अब्यूज़ कहा जाता है। और जब बहुत अत्यधिक मात्रा में जब उन लोग लेते हैं, सेवन करते हैं, तो उसको कहा जाता है ड्रग अब्यूज़। और बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अगर कोई व्यक्ति लेता है, इससे क्या होता है, दिस वे ड्रग अब्यूज़ में लीड टू सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है कि वो लोग समाज में भी अपने आप को अभियोजित नहीं कर पाते हैं। उनका जो फिज़िकल कंडीशन होता है वो भी बहुत दयनीय हो जाता है। इमोशनली वे लोग कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, सही रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनको होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जॉब में है तो जॉब का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पर अलग डिसिप्लिन होता है, अलग वर्क कल्चर होता है, और वहाँ पर अपने इस आदत के चलते वो लोग अपने आप को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। Excessive use of certain drugs can cause chemical changes in the brain that leads to drug addiction. इससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कोई किसी मात्रा में अगर कोई ड्रग्स का सेवन करना शुरू करता है तो एक तरह का केमिकल चेंजेस होता है ब्रेन में, और उसके चलते उन लोग ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। यानी कि जब जब तक वो दवा वो नहीं लेंगे तब तक उनको किसी तरह का कोई आराम या संतोष नहीं प्राप्त होता। उनके बिहेवियरल साइंस ऑफ कोर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे उन लोग इसका सेवन करते हैं तो उनके बिहेवियर में परिवर्तन, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन, हर चीज़ में परिवर्तन नज़र आने लगता है। तो क्या क्या उन लोग करते हैं, बिहेवियर, उनका बिहेवियर डिसऑर्डर क्या हो जाता है, आइए देखते हैं। रेगुलरली मिसिंग वर्क, यानी कोई भी काम कोई करता है तो उसको मिस करता रहेगा, क्योंकि जिस काम में, जिस समय उसको वो काम करना था वो काम नहीं करके वो उस समय अल्कोहल के लिए या फिर अदर ड्रग्स को तलाश में वे लोग भटकते हैं। और स्कूल, अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो वो स्कूल जाने से कतराएगा या मिस करेगा। सोशल इवेंट्स को नहीं लोग अटेंड करना चाहेगा, सोसाइटी से दूर भागना चाहेगा। क्यों? इसलिए कि लोग उसके बारे में जान जाएंगे, उसके हाव भाव, उसके व्यवहार से, उसके बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ लोगों को पता चल जाएगा। इस डर से वे लोग दूर भागते हैं। फेलिंग टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस, जो जिम्मेवारी उनको मिलती है, जिस उम्र में जो व्यक्ति भी रहता है और वो ड्रग एडिक्ट होता है, उनकी अलग अलग ऑब्लिगेशंस होते हैं। हर एज का अपना अलग ऑब्लिगेशंस होता है, तो वो भी ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग फुलफ़िल करने में बिल्कुल फ़ेल कर जाते हैं। इरिटेबिलिटी एंड मूडीनेस, उनमें बहुत सारे मूड चेंजेस होते हैं। कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी बहुत एजिटेटेड हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे। तो ये बिहेवियरल चेंजेस इन लोगों में ऐसा देखा जाता है। डिनाइंग द सिवियरिटी ऑफ द ड्रग यूज़ प्रॉब्लम, ये भी बात है कि अगर कोई समझाता है कि ये जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं आप और अब्यूज़ कर रहे हैं ड्रग का, तो उसकी बहुत ज़्यादा सिवियरिटी होती है। इसको वो लोग स्ट्रेट अवे डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कंडीशन होने वाला है। आइसोलेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये लोग अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। ना उनको अपने परिवार में किसी लोगों के साथ रहने का मन करता है और ना ही वो किसी के साथ, फ्रेंड के साथ भी रहना चाहते हैं। अब हम लोग आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज़, जिसको हम कह सकते हैं कारण। विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं जो कि ड्रग ड्रग अब्यूज़ का कारण बन जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुल 4 प्रकार के एक्सप्लेनेशन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। फर्स्ट है जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल व्यू, दूसरा है साइकोडायनामिक व्यू, बिहेवियरल व्यू और सोशियो कल्चरल व्यू। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल व्यू। जैसा कि शब्द से ही जाहिर है कि इसमें जेनेटिक और हमारा शारीरिक या बायोलॉजिकल या जैविक हम लोग कारणों को समझेंगे।
इसमें केंडलर और उनके सहयोगियों ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं, गोल्डस्टेन ने भी अध्ययन किए हैं और उनके अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति द्रव्य या किसी तरह का ड्रग का अब्यूज़ करता है या डिपेंडेंस हो जाता है, उनके प्रति डिस्पोजिशन या कह सकते हैं उनका जो डिस्पोजिशन होता है वो आनुवांशिक होता है, यानी कि बायोलॉजिकल या जैविक होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने पुरखों से प्राप्त करता है, यानी कि उनके परिवार में यदि कोई व्यक्ति इस तरह का एडिक्ट होगा, ड्रग्स लेने वाला होगा, अल्कोहलिक होगा, तो वो भी उन लोग के व्यक्तित्व में आ जाता है, जेनेटिकली आ जाता है। इन लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चे जिसमें कि आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रैटर्नल ट्विन्स और गोद लिए हुए बच्चे जिसको कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, इन लोगों पर उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया कि अगर कोई बच्चा आइडेंटिकल ट्विन्स है तो उनमें अगर एक को है अगर ड्रग अब्यूज़ की आदत तो दूसरे को भी होगी, और उसके ठीक ऑपोजिट में हम देखेंगे कि फ्रैटर्नल ट्विन्स में अगर एक को है तो दूसरे को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी परसेंटेज का वेरिएशन है यहाँ पर कि उसमें तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाता है कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स में दोनों को होता है, फ्रैटर्नल ट्विन्स में उससे कम परसेंटेज में पाया जाता है, और यदि एक सिबलिंग है एक परिवार के तो उनमें उससे कम पाया जाता है। और यदि कोई गोद लिया हुआ बच्चा है यानी कि अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उनके बायोलॉजिकल फैमिली को, जो पेरेंट्स हैं उनके फैमिली को देखा जाता है और तब पाया जाता है कि अगर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं उनको अगर इस तरह का रोग है तो फिर उनको भी या फिर ये अब्यूज़ का जो आदत है अगर उनको था तो इसको भी हो सकता है। अभी हाल में ही जीन मैपिंग टेक्निक के द्वारा कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि और जो ड्रग अब्यूज़ होता है या जो ड्रग डिपेंडेंस होता है उसमें आनुवांशिक कारकों का योगदान होता है, उसकी भूमिका होती है, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की भूमिका होती है। और इस नवीन, ये बहुत ही नवीन प्रविधि है और इसमें लोगों ने ये कहा कि विभिन्न विशेषताओं और विकृतियों से संबद्ध होते हुए भी ये प्रविधि का प्रयोग करते हुए उन लोगों ने कहा कि जो जेनेटिक होगा, जेनेटिक रीज़न्स जो होते हैं या बायोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब्सटेंस रिलेटेड या ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए। और ये इनके अध्ययनों से ये स्पष्ट रूप से पाया गया कि इस बात का सबूत भी बनता है कि जो ड्रग रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसमें जीन का कितना ज़्यादा महत्व है, यानी जेनेटिक फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस नवीनतम खोज को अभी पूर्णतः मान्यता नहीं दी जा रही है क्योंकि अभी भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं, परंतु इस बात से भी कोई मुकर नहीं सकता कि इसका दोषपूर्ण जीन जो होता है, जो फॉल्टी जेनेटिक्स होता है, उसमें द्रव्य संबंधी या ड्रग अब्यूज़ का के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ ऐसे भी अध्ययन किए गए हैं जिसमें और जो ड्रग सहनशीलता या ड्रग निर्भरता जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंस के उत्पन्न होने में विशेष तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हुए पाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मनोदशा जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ये काम करता है, जैसे कि दर्द को कम करने में, व्यक्ति में नींद लाने में, मूड को एलिवेट करने में या अलर्टनेस के स्तर को परिवर्तित करने में ये मदद करता है। तो ऐसे चूँकि इस औषध से ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, अतः क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का महत्व अपने आप कम हो जाता है और जैसे-जैसे व्यक्ति इस ड्रग का उपयोग अधिक मात्रा में करता जाता है, मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन की मात्रा भी कम होती चली जाती है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति औषधि लेने के लिए वो लोग काफ़ी उनमें जिज्ञासा हो जाती है और चाह उत्पन्न हो जाता है, और ये उनकी चाह जो है फिर आगे चलकर वे लोग, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को शांत रखें, सतर्क रखें, खुश रखें, और जब उस औषधि से उनको ये होता है तो फिर वो उसका सेवन करना शुरू करते हैं और अत्यधिक मात्रा में भी कभी-कभी सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैविक फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर जो होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस और काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रग अब्यूज़ का। सेकंड हम लोग आते हैं साइकोडायनेमिक व्यू, जिसको कि हम मनोगतिकी विचारधारा भी हम लोग कहते हैं। तो इस विचारधारा में द्रव्य संबंधी विकृतियों की व्याख्या जो डिपेंडेंस नीड के रूप में की गई है, क्योंकि ये साइकोडायनेमिक यानी मानसिक रूप से वो नीड के रूप में व्यक्ति के मन में आता है। उसमें मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया और ये कहा कि जो बच्चे का
नर्चरिंग या पेरेंटिंग अगर सही नहीं होता है, उसमें किसी तरह की जो बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, बच्चों के जो डिज़ायर्स होते हैं, वो अगर पूर्ति उसकी ढंग से नहीं हो पाती है, तो वैसी अवस्था में ऐसे बच्चे पूरी ज़िंदगी समर्थन, मदद और आराम पाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भरता दिखाते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस दिखाते हैं, ताकि इस आवश्यकता की पूर्ति की जाए जिसे वो बच्चा के रूप में अपने माता-पिता से पूरा नहीं कर पाए थे। उनके मन में ये इनकम्पिटेंसी की भावना आ जाती है, उनके मन में एक तरह का इन्फीरियॉरिटी का भावना आ जाता है और वे लोग नहीं चाहते हुए भी वो डिपेंड करने लगते हैं। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग किसी ड्रग के ऊपर निर्भर कर लें। तो इस तरह से इस पॉइंट को समर्थन देने के लिए कई ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने दिखाया है कि डिपेंडेंस रिलेशनशिप विकसित करता है। ये जो हमारा पेरेंटिंग होता है, जो अपब्रिंगिंग होता है, बच्चों का पालन-पोषण होता है, वो यदि फॉल्टी होता है तो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। कुछ साइकोडायनेमिक सिद्धांतवादियों ने ये कहा है कि कुछ व्यक्ति सब्सटेंस अब्यूज़ पर्सनैलिटी भी विकसित हो जाता है किसी-किसी लोगों में और उन्हें औषधि लेने के लिए अधिक पूर्वाग्रहित करता है, मतलब कि उसको हमेशा प्रेरित करता है कि वो आगे जाकर वो उस तरह का औषधि का सेवन करे। तो इस और बहुत सारे अध्ययनों में ये पाया गया है कि औषधि का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व अधिक निर्भर, समाज विरोधी होता है, आवेगशील होता है और विषादी प्रकृति का होता है। और इसमें क्या होता है कि द्रव्य का जो दुरुपयोग की जो प्रीडिस्पोजिशन होती है, उसकी ख़ास वजह व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व प्रोफ़ाइल होता है और साइकोडायनेमिक इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थर्ड है बिहेवियरल व्यू। बिहेवियरल व्यू यानी व्यवहारपरक विचारधारा इसको हम कहते हैं। उसके अनुसार औषधि लेने का जो रीइन्फोर्सिंग इफ़ेक्ट होता है, व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि औषधि वो कोई भी ड्रग लेने से व्यक्ति अपने आप में तनाव में कमी पाता है, यूफ़ोरिक यानी कि सुख का आभास होता है उनको, जोश खरोश में वृद्धि, बहुत ज़्यादा जोश उनके अंदर आ जाता है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ जाता है और इस तरह का अनुभव जब करता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है और वो उसके ऊपर फिर निर्भर करता है। जब भी उसे इस तरह का होना पड़ता है, यानी किसी तरह का ऐसे कार्य में अधिक एक्टिव होना, अधिक फिज़िकली फिट होना और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मूड रखना, तो इस और तनाव में कमी होना, इस कंडीशन को लाने के लिए वे लोग अक्सर ड्रग्स का उपयोग करते हैं और धीरे-धीरे वही ड्रग अब्यूज़ बन जाता है। कुछ व्यवहारपरक सिद्धांतवादियों का ये मत है कि जब लोग तनावग्रस्त होते हैं या फिर घबरा जाते हैं किसी भी कारण से, तो अपने आप को सामान्य बनाने के लिए वे इस तरह के औषधियों का प्रयोग करते हैं और उनमें औषध अब्यूज़ का यानी ड्रग अब्यूज़ और डिपेंडेंस अधिक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी-कभी बिहेवियरल जो व्यू पॉइंट के अनुसार कि हमारे बिहेवियर को अच्छा करने के लिए या हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा जो दिनचर्या में जैसा हमको होना चाहिए अपने काम में, अपने घर के काम में, अपने ऑफ़िस के काम में, तो जब जिस समय व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, तो वे लोग इस तरह का एलिवेटेड या फिर अपने आप को एलिवेटेड रखने के लिए और काफ़ी जोशीला और एनर्जेटिक रखने के लिए वे लोग द्रव्य का सेवन करते हैं। अंततः वे लोग इसके कायल हो जाते हैं और फिर ये डिपेंडेंसी इसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं ड्रग के ऊपर। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल व्यू। सोशियो कल्चरल व्यू ऐसा हम लोग समझते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी फैक्टर, किसी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमारा समाज और हमारी संस्कृति बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है, क्योंकि हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है और हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति में हम लोग पलते बढ़ते हैं, जैसे परिवार के परिवेश में हम लोग जन्म लेते हैं और हमारा पालन पोषण होता है, समाज के द्वारा जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार होता है, समाज हमारे प्रति जो प्रतिक्रिया शो करता है, वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। तो इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के जो सिद्धांतवादी का मत है कि वैसे व्यक्तियों में ड्रग अब्यूज़ या निर्भरता अधिक विकसित होती है जिनके समाज का स्वरूप ऐसा होता है, या फिर जो स्ट्रेस या तनाव अधिक उत्पन्न करता है, जहाँ पर जिस समाज में ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है वहाँ पर, या फिर जिनके परिवार में सदस्य द्वारा ड्रग्स लेने के व्यवहार को मूल्यवान समझा जाता है,
और उसका आदर किया जाता है, वैसे क्षेत्र में अध्ययनों के द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि ड्रग अब्यूज़ का केसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता था, क्योंकि वे लोग यही बचपन से देखते आते हैं कि जब भी कोई तनाव होता है, जब भी किसी तरह का प्रतिबल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तो लोग इस तरह का ड्रग्स लेना शुरू करते हैं और इसे काफ़ी अच्छा भी मानते हैं। तो नेचुरली बच्चा जिस घर में पल रहा है, जिस कल्चर में पढ़ रहा है, पल पल बढ़ रहा है, तो वो भी वही कुछ सीख जाता है, तो इनहेरिट कर लेता है अपने कल्चर से, अपने समाज से। कुछ ऐसे अध्ययन भी हैं जिसमें इस बात का समर्थन मिलता है कि पारिवारिक मनोवृत्ति तथा कार्य करने का ढंग की भूमिका ये ड्रग अब्यूज़ में काफ़ी अधिक होती है। जैसे कि कैरे और कैसिन और उनके सहयोगियों ने होलमैन वगैरह ने अपने अध्ययनों में ये स्पष्ट रूप से पाया है कि उन किशोरों में जिनके माता-पिता तथा संगी साथी अल्कोहल लेते थे या फिर किसी भी तरह का ड्रग्स लेते थे, उसमें मद्यपान होता है। जैसे जो अल्कोहलिक थे, उनके बच्चे भी अल्कोहलिक हो जाएँगे, जो ड्रग्स लेते हैं, उनके बच्चे भी ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे। तो वो अधिक पाया जाता था और उसमें ये देखा गया कि पारिवारिक वातावरण जिनका तनावपूर्ण था और अनसपोर्टिव था, जो सपोर्ट नहीं करता था, जो कोऑपरेटिव फैमिली नहीं था, वैसे फैमिली के बच्चों में अधिकतर इस तरह का ड्रग अब्यूज़ देखा गया है। तो ये इतने सारे ये कारण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति में ड्रग अब्यूज़ देखा जाता है और यही कारण बन जाता है किसी भी व्यक्ति का औषधि का मिसयूज़ करने से। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को डील करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट ज़रूर करेंगे और अगर किसी तरह का कोई क्वेरी होगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।